इस मिट्टी में वीर पैदा होना आम बात है, मगर उनकी कहानी दुनिया तक पहुंचना आज भी एक संघर्ष है। झारखंड अगर अलग राज्य बनकर उभरा नहीं होता तो शायद तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, बुधू भगत, सिद्धू कान्हू जैसे असली नायकों के नाम सिर्फ कुछ फटी पुरानी फाइलों में ही कैद रह जाते। बट एक सवाल सोचो, अगर मैं कहूं कि आजादी की इस कहानी में कुछ ऐसे वॉरियर्स भी थे जिनके नाम हिस्ट्री बुक्स ने लिखने से पहले ही मिटा दिए। हाँ, ऐसे वीर जो जंगल से आए, मिट्टी से उठे, जिन्हें ना स्पॉटलाइट मिला, ना उनके बलिदान का सही दाम, पर देश के लिए लड़ने का जुनून किसी भी महान फ्रीडम फाइटर से कम नहीं था। इसीलिए एक जिम्मेदारी अपने सिर पर ली है, इस धरती के हर उस सपूत की कहानी जिसने जल, जंगल और जमीन के लिए जान दे दी, उसे इस पूरे देश तक पहुंचाना है। आज उसी कड़ी में बात होगी उस वीर की जिसने 1831-32 में कोल विद्रोह की ज्वाला भड़काई। नाम है शहीद बुधू भगत। कोल विद्रोह की भूमिका। अक्सर सुना है कि 1857 को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है और मंगल पांडे को पहला क्रांतिकारी बताया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि मंगल पांडे से करीब 25 साल पहले झारखंड की पहाड़ियों और जंगलों के बीच एक और नाम गूंजा था, बुधू भगत। 1831-32 के बीच जब हिंदुस्तान के कई हिस्सों में अभी खामोशी थी, तब छोटा नागपुर की धरती पर कोल विद्रोह की नींव रखी जा चुकी थी, जहां बुधू भगत ने अंग्रेजों को खुला संदेश दिया, हमारे जल, जंगल और जमीन पर कोई पराया हुक्म नहीं चलेगा। अब कहानी आगे बढ़ाने से पहले एक बात साफ कर लेते हैं, आखिर ये कोल है कौन? बहुत लोग कोल को बस एक अलग जनजाति मान लेते हैं, लेकिन उस दौर में कोल शब्द कई आदिवासी समुदायों के लिए एक सामूहिक पहचान की तरह इस्तेमाल होता था। यानी जब कहा जाता था कि कोल उठ खड़े हुए हैं, तो मतलब होता था पूरा आदिवासी समाज अपने हक के लिए खड़ा हो चुका है। इसी कोल समुदाय के संघर्ष को दिशा देने वाला एक चेहरा था, बुधू भगत, जिन्होंने छोटा नागपुर क्षेत्र में इस विद्रोह को संगठित रूप दिया और गांव-गांव घूमकर आदिवासियों को एकजुट किया। बचपन और व्यक्तित्व। 1792 के आसपास रांची जिले के सिलगाई गांव में उरांव जनजाति के एक साधारण से परिवार में बुधू भगत का जन्म हुआ। बचपन में उन्हें जैसे बाकी बच्चे बकरियां चराने के लिए भेजे जाते थे, लेकिन दिमाग में हमेशा एक ही बात घूमती रहती, इस जंगल की रक्षा, इस जमीन की रक्षा, यहां रहने वाले लोगों की रक्षा। बकरी चराने जाते समय वो सिर्फ लाठी नहीं, हमेशा अपने साथ एक कुल्हाड़ी रखते थे। जब कोई पूछता ये कुल्हाड़ी क्यों, तो जवाब साफ होता, अगर कोई हमारे जंगल को गैर कानूनी तरीके से काटेगा, हमारी जमीन लूटेगा, तो खाली हाथ कैसे रहूं? देखते ही देखते गांव के लोग उन्हें सामान्य लड़का नहीं, सिंह बोंगा का दूत मानने लगे, मानो खुद देवता ने उन्हें इस धरती की पहरेदारी के लिए भेजा हो। उनकी आवाज में ऐसी धमक थी कि जब बोलते तो सिर्फ शब्द नहीं, एक पुकार गूंजती, अपने जल, जंगल, जमीन की रखवाली करो। यही बातें उन्हें आम आदमी से नेता और नेता से आंदोलन का चेहरा बनाती चली गईं। अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश। अब सवाल उठता है, आखिर टकराव शुरू कहां से हुआ? 1764 में बक्सर की लड़ाई में जीत के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूली का अधिकार मिला। पहले झारखंड के इलाकों में स्थानीय राजा और जमींदार मुगल बादशाह को सालाना कर देकर शासन चलाते थे, पर दीवानी अधिकार मिलते ही अंग्रेज सीधे टैक्स वसूलने के लिए यहां पहुंच गए। बंगाल में अपनी जड़ें मजबूत करने के बाद वे पूर्वी सिंहभूम की तरफ से सरायकेला, खरसावां के रास्ते झारखंड की धरती में घुसे और आते ही टैक्स और लगान का ऐसा जाल बिछाया कि आदिवासी किसान, जंगल पर निर्भर समाज, सबकी जिंदगी तंग होने लगी। अब अंग्रेज सिर्फ टैक्स नहीं ले रहे थे, वे जमींदारों को अपनी कठपुतली बना रहे थे, जंगलों पर अपना अधिकार जता रहे थे और आदिवासियों के सदियों पुराने हक पर सीधा चोट कर रहे थे। यही वो समय था जब तमार विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, बिरसा आंदोलन जैसे कई आग के शोलों ने झारखंड को पूरे भारत में संघर्ष की पहली भूमि बना दिया। बुधू भगत की विद्रोह का दमन। सिलागाई का ये सरल किसान इस विद्रोह का सेनापति प्रतिबंध कर उभरा। जनता ने इसे नाम दिया लरका आंदोलन।
एक ऐसा आंदोलन जिसमें हर जवान ने कसम खाई, अब और नहीं सहेंगे जुल्म। बुधु भगत ने जंग का एक नया तरीका दुनिया के सामने रखा। गुरिल्ला युद्ध, छापमार युद्ध। जंगल उनका कवर था, पहाड़ उनका कोट और अंधेरा उनका दोस्त। वो रात की खामोशी में अंग्रेजों पर बिजली की तरह हमला करते और फिर हवा में गायब। उनको गांव के जवानों को ट्रेनिंग दी, कैसे बिना बंदूक, बिना संसाधन, सिर्फ हिम्मत और प्लानिंग से सिस्टम को हिलाया जा सकता है। अंग्रेजी के रिकॉर्ड के बारे में बुधु भगत सिर्फ एक विद्रोही नहीं, एक चिंगारी, जिन्होंने लोगों के दिल में आजादी की आग भड़का दी। पर बुधु भगत पकड़ में नहीं आ रहे थे। अंग्रेजी सरकार अब वास्तव में भयभीत हो चुकी थी। बुधु भगत को पकड़ने के लिए उनके सिर पर रखा गया 1000 रुपए का इनाम। फिर भी वे उनकी पकड़ से दूर रहे, जंगलों की ओट में, गांव वालों के संरक्षण में और अपनी चतुर रणनीति के सहारे। कहा जाता है कि उन्हें घेरने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने कुछ स्थानीय राजाओं और जमींदारों का सहारा लिया। आसपास की छावनियों से सेनाएं बुलाई गईं। इस अभियान का नेतृत्व सौंपा गया कैप्टन इम्पे को। एक ओर पहाड़ों और जंगलों से घिरा एक आदिवासी योद्धा और दूसरी ओर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की सैन्य शक्ति। युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। 14 फरवरी 1832 सुबह का समय। सिलगाई गांव को ब्रिटिश सेना ने चारों ओर से घेर लिया। गोलियों की आवाज से जंगल का सन्नाटा टूट गया, घर जलने लगे और धरती रक्त से भीग गई। बुधु भगत और उनके सैकड़ों साथी अंतिम सांस तक लड़े। इस भीषण संघर्ष में उनके परिवार के सदस्य भी शहीद हुए। भाई बंधु, घर के लोग सब बलिदान हो गए। सिलगाई लाल हो गया, लेकिन बुधु भगत झुके नहीं। अंतिम क्षणों में वे ये संदेश छोड़ गए, मिट्टी से जन्मे हैं, मिट्टी के लिए लड़ेंगे और मिट्टी में ही अमर हो जाएंगे। आज भी रांची के सिलगाई गांव में उन्हें याद किया जाता है, वीर बुधु भगत के नाम से। उनके सम्मान में जल खेल मैदान बनाया गया और उनका जन्म स्थान शहीद ग्राम योजना का हिस्सा है। छोटा नागपुर के प्रथम महान स्वतंत्रता सेनानियों में उनका नाम लिया जाता है, जिन पर अंग्रेज सरकार ने खुलेआम इनाम घोषित किया था। क्योंकि बुधु भगत सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे अंग्रेजी सत्ता के लिए भय का प्रतीक बन चुके थे। आज के युवाओं के लिए बुधु भगत सिर्फ इतिहास नहीं है, वे एक विचार हैं। अधिकार के लिए खड़े होने का विचार, अन्याय के सामने कभी न झुकने का विचार। वे जंगलों के रक्षक थे, मिट्टी के सिपाही थे और आज भी उनकी आवाज जैसे यही कहती है, जब तक अन्याय के विरुद्ध खड़े नहीं होते तब तक स्वतंत्रता केवल एक शब्द बनकर रह जाती है। हम उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते, लेकिन उनका नाम जीवित रखना हमारा कर्तव्य है। जय जोहार, जय भारत।